आज हम देखते हैं संविधान का दर्शन। जैसा कि मैंने प्रस्तावना पहले ही बता चुका हूँ, प्रस्तावना की कुछ प्रमुख बातें सेम वही रिलेटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। पर एक टॉपिक है संविधान का दर्शन। तो संविधान का दर्शन कहाँ होता है, कैसे होता है? तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि सभी संविधानों का अपना एक दर्शन होता है, ठीक है। हर संविधान, दुनिया का कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जिसकी कोई फिलोसफी ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कोई अपनी एक फिलोसफी ना हो। जो जिसकी फिलोसफी जैसी होती है वो वैसा ही होता है, उसकी पर्सनालिटी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। उसका कोर वैल्यू होता है दर्शन। तो हमारे संविधान का जो कोर वैल्यू है यह हमें कहाँ मिलता है? एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू एक संकल्प प्रस्ताव ले आते हैं। संकल्प प्रस्ताव ले आते हैं। कब ले आते हैं? ये 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। वैसे ही ये हम देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसी नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये नहीं जवाहरलाल नेहरू ने ले आया था, इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने लेकर आए थे। इसी रिपोर्ट में कुछ कुछ बातें ऐसी कही गई थी जिसको उठा के बाद में संकल्प प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समान प्रस्तुत किया गया था। और बाद में ये संविधान सभा में प्रस्तावना के रूप में उसको एडॉप्ट किया गया, ठीक है। और यही हमारे जो भारतीय संविधान का दर्शन होता है। तो ये 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो उद्देशिका के रूप में हमें प्राप्त है। जब ये अंगीकार हो गया तो ये भारत की उद्देशिका कहलाई और इसी को प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना में मैं पूरी प्रस्तावना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो के और लास्ट में 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। मैंने पहले लाइन मिटा दी है तो उसको आप लिख लेना पहले ही। हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पहला क्या हमने कहा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और 26 नवंबर 1949 को इस पूरे संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कौन कह रहा है? हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग कह रहे हैं और कहते हैं कि संविधान जो है अंबेडकर ने लिखा है। तो इस उद्देशिका से क्या समझ में आती है कि क्या ये किसी एक व्यक्ति ने लिखा है? नहीं, हम भारत के लोग कौन हैं? इन्होंने ही लिखा है इस संविधान को, क्योंकि इन्होंने ही चुन के संविधान सभा का गठन किया था और संविधान सभा के गठन होने के बाद उस संविधान सभा ने जो लोगों के प्रति उत्तरदायी थी, जनता के प्रति उत्तरदायी थी, उन्होंने संविधान सभा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे वर्ड हैं, जैसे समाजवादी शब्द है, समाजवाद के शब्द को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि समाजवाद जो है अपरिभाषित शब्द है। चाहे आप कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, चाहे सोवियत संघ का विघटन वाला वो पढ़ रहे हैं, या तो ये अपरिभाषित शब्द है, क्योंकि समाजवाद में ऐसा माना जाता है कि जो समाज है उसमें जिसको जितना चाहिए उसको उतना देना, ठीक है, ये समाजवादी व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था वो होती है कि जिसको 10 लोग हैं पूरे समाज में तो 10 को बराबर हक देना, बराबर चीज़ें मिलना, तो वो बराबरी वाला है। फिर पूंजीवाद एक आता है,
पूंजीवाद में यह है कि जो जितना खुद से कर ले वो उसका है, तो वो पूंजीवादी है। तो समाजवादी, अच्छा हमारा संविधान जो है शुरुआत में समाजवाद शब्द को तो ये डिफाइन करता है, लेकिन हमारा जो संविधान है पूरी तरह से समाजवादी भी नहीं है। बाद में इसका रुख जो है समाजवादी से हट करके या पूंजीवादी समाज की ओर बढ़ रहा है, यानी उदारीकरण, निजीकरण, इस तरफ की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है, युग चल रहा है इस समय, तो धीरे धीरे हमारा जो समाज जो है समाजवादी प्रवृत्ति से हटकर पूंजीवादी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भारत में जो अर्थव्यवस्था लागू है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें समाजवादी हैं और कुछ चीज़ें पूंजीवादी हैं, तो इनको मिला करके जो व्यवस्था का निर्माण होता है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समाजवादी शब्द। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारा जो राज्य होगा, जो जिस राज्य का हम लोग गठन कर रहे हैं, ये कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो राज्य जो है सभी धर्मों को समान मान्यता देगा, समान मान्यता देगा होगा, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। कोई धर्म राज्य का नहीं होगा, राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों को समान व्यवहार और मान्यता देगा। तो हमारा राज्य कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा होगा, पंथ निरपेक्षात्मक होगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है कि लोग ऐसा तंत्र जिसमें लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों पर किए गए शासन की व्यवस्था जो स्थापित होगी वो हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। गणराज्य का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार, ठीक है। जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार जो होगी वो गणराज्य कहलाएगी, ठीक है। तो ये बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि जो भारत के कोई भी वर्ग का नागरिक हो उसको क्या क्या मिलेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय मिलेगा, ठीक है। अब राजनैतिक न्याय का मतलब क्या है? राजनैतिक क्षेत्र में मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई मनमाना भेद नहीं किया जाएगा। और राजनैतिक न्याय में ये है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक स्तर पर समान होगा, तो इसके लिए वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का है उसको समान एक आदमी का एक वोट मिलेगा, तो ये है राजनीतिक न्याय, ठीक है। और है लोकतांत्रिक समाज। लोकतांत्रिक समाज का मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक समाज का मतलब ये है कि ये जो राज्य होगा ये कैसा होगा, कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है। और इस कल्याणकारी राज्य के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो DPSP में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी स्टेट में, ठीक है। कि राज्य कोई भी नीतियां बनाएगा तो कल्याणकारी राज्य की भावना से ही बनाएगा। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य की भावना से ही प्रेरित हैं, ठीक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ कहा था, वो ये है, उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार, यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, तो वह नष्ट हो जाएगा, तो वह नष्ट हो जाएगा, ठीक है।
यह समानता, अच्छा ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है यह कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए वो आगे कहते हैं कि यह समानता, ठीक है, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बंधुता, यहाँ लिख सकते हैं बंधुता को के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राजनीतिक लोकतंत्र के आधार पर सामाजिक लोकतंत्र अगर नहीं है तो यह नष्ट हो जाएगा। तो राजनीतिक लोकतंत्र अगर लाना है तो हमें सामाजिक लोकतंत्र भी लाना होगा, और इसको लाने के लिए हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना को बढ़ाते हुए तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक न्याय के में देखते हैं हम। आर्थिक न्याय का जो अर्थ है वो है, आर्थिक न्याय का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या है? आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अच्छा, आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि जो लोग अमीर हैं इनसे कुछ पैसा छीन करके गरीबों में बांट दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। राज्य ये कहता है कि राज्य की जो संपत्तियां हैं, ठीक है, उनमें और उनसे होने वाली जो आमदनी है उसको इतना गुना बढ़ाया जाए कि फिर उस बढ़े हुए आमदनी को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उनका आर्थिक न्याय हो सके। जो उत्पादन में अपना योगदान देते हैं राज्य के अंतर्गत रहते हुए, देश के अंतर्गत रहते हुए, उनको वो प्रोवाइड करवाना ही आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आर्थिक न्याय के खिलाफ है। ठीक, फिर है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है यह, इसका आधार जो है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है भारत के सभी वर्ग के लोगों को प्राप्त है यह मूल अधिकार। मजे की बात यह है सबको यही याद रहता है, कर्तव्य याद नहीं रहता। हर आदमी अपना अधिकार ही जानता है कि मेरा ये अधिकार है, बस कर्तव्य कुछ नहीं जानता कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो मूल अधिकार ही जो है ये सामाजिक न्याय को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, और समानता, समानता जो है यह आर्टिकल 14, 15, 16 और 18 में दिया गया है। ठीक है, और वोट का जो अधिकार है वो राजनीतिक समानता है। ठीक है, वोट का अधिकार भी राजनीतिक समानता है। 14 का मतलब है ये कानून के समक्ष समता का अधिकार है, यानी कि कानून के समक्ष चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, कोई किसी भी वर्ग से हो, कोई छोटे वर्ग का है, बड़े वर्ग का है, तो सबके लिए कानून एक ही जैसा रहेगा। 15 है धर्म, वंश, ये जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। नियोजन के लिए है, फिर ये उपाधियों के लिए है। ठीक है, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम पासिंग रेफरेंस में देख रहे हैं कि संविधान के दर्शन में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो संविधान का दर्शन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये समानता हो गया, और उसके बाद आता है 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन, इसके
इस संविधान के संशोधन के बाद समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए थे, जो कि संविधान में पहले से डीपीएसपी में मौजूद थे, ठीक है, या आर्टिकल 14-15 में इन सब में पहले से मौजूद थे। 15 में 16 में ये धर्म से रिलेटेड जो भी बातें थी कि धर्म को कोई अबाध रूप से मान सकता है कि नहीं मान सकता, तो इसलिए पंथ निरपेक्षता शब्द को बाद में जोड़ा गया, जो पहले से हमारे संविधान में मौजूद था, ठीक है। तो समाजवाद, यह शब्द अस्पष्ट है, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि इसका प्रभाव जो है, अच्छा, जो समाजवाद है इसका मैंने पहले बता दिया कि ये इसकी एग्जैक्ट परिभाषा अभी तक नहीं दी गई है, नहीं दी जा चुकी है, फिर भी न्यायालय ने इसका प्रमुख उद्देश्य बताया है कि आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त कराना ही क्या है, समाजवाद है। जो भारत का समाजवाद है वो कुछ इस तरह से, जो उच्चतम न्यायालय है वह अपने विभिन्न कई सारे निर्णयों में ये बात को स्पष्ट किया है कि जो इसका उद्देश्य है समाजवाद का, वो है आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर, यानी जीवन स्तर के स्तर में असमानता जो है उसको दूर करना और जो श्रमजीवी लोग हैं और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन प्रदान करना, ये इस समाजवाद का अर्थ और उद्देश्य दोनों हैं, ठीक है, कि जो आय है और उसकी परिस्थिति है और जीवन का स्तर जो है, जो असमानताएं हैं उनको दूर करके श्रमजीवी और सभी लोगों को शिष्ट जीवन प्रदान करना ही भारत का समाजवाद है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक पक्षी है, अगर पक्षी के दो पर होते हैं, सपोज करो ऐसे, अगर ये समाज हम मान लें कि ये समाज हमारा पक्षी है, तो इसके दो पर हैं, एक है पुरुष और दूसरा है स्त्री। अगर इन दोनों को समान अधिकार नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों को बराबरी का हक देना चाहिए। अगर दोनों को बराबर का हक नहीं होगा तो समाज हमारा विकास नहीं करेगा, ठीक है। और इसी के संदर्भ में यूपीएससी में एक निबंध आया था कि जो स्त्री पुरुष के आपसी ऐसा कुछ करके था कि आर्थिक सहयोग, अगर दोनों का सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह संकटग्रस्त है, ठीक है। तो इसको स्वामी विवेकानंद ने पहले ही बता दिया था। और एक केस आता है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, ठीक है। इस केस में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन, यानी महिलाओं के खिलाफ जो भी भेदभाव थे उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर आता है हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकार भी हमारे संविधान का दर्शन का एक पार्ट है, ठीक है। इस मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारत का, ठीक है।
तो ये रहा कुछ बातें संविधान के दर्शन के बारे में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।